Hey guys, वेलकम टू आवर चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलो तो आज के क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। जो कि कल हमने पढ़ा था उसी में से आज क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ एग्लूटिनेशन विद फ्लो चार्ट। मतलब कि आपको एग्लूटिनेशन की डेफिनेशन देनी है, परिभाषा देनी है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, किसके साथ में देनी है, फ्लो चार्ट के रूप में देनी है। या तो आप फ्लो चार्ट बना के दे सकते हो या डायग्राम बना के दे सकते हो उसकी डेफिनेशन। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, जिससे कि आपका जो स्किल है राइटिंग वाली वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में एग्लूटिनेशन की, वो एकदम फिट हो जाएगा आपके माइंड में। अभी आप बनाओगे ना फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन दोगे ना, तो आपका जो माइंड में एकदम फिट हो जाएगा ये। इस वजह से मैं फ्लो चार्ट के रूप में या फ्लो डायग्राम के रूप में बनाने के लिए बोल रही हूँ। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव ए कंपेरेटिव अकाउंट बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। ये मैंने कल बता दिया था आपको, कंपेरिजन करके डिफरेंस बता दिया था मैंने कि प्रेसिपिटेशन में और एग्लूटिनेशन में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा है मैंने और आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि विच इम्यूनिटी आर फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो इम्यूनिटी फॉर्म होती है ना प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन के द्वारा, वो किस तरीके की होती हैं। ऑप्शन क्या क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है या ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी होती है या फिर दोनों ही तरीके की इम्यूनिटी को ये बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप दे सकते हैं इसका कमेंट सेक्शन में जवाब। चलो तो आज की तरफ बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो इम्यूनोलॉजी का ही है और इम्यूनोलॉजी में आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी जो है कुछ भी रिएक्शन हो रही हो उसका मेन टारगेट लास्ट में क्या होगा कि जो भी पैथोजन है, जो भी एंटीजन है उसको क्या करना है, अपन को उसको दूर भगाना है, उसको मार गिराना है, उसको ख़त्म कर देना है, उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। तो एक ही टारगेट है इन सभी रिएक्शंस का, तो आप कंफ्यूजन ना हो, बस तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। अब देखिए इसके बारे में क्या बता रखा है यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द क्लासिकल टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन, मतलब कि डिटर्मिनेशन मतलब पहचानने में, किसको, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, है ना, कि एक है मतलब कि अपन को किसी भी व्यक्ति है ना उसके अंदर क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो उसका डॉक्टर क्या करता है, सैंपल लेता है तो वो उस टेस्टिंग सैंपल ही हो गया वो, है ना, उसमें वो टेस्ट करेगा कि इसमें क्या कौन सी बीमारी है, कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। उसी के बेस पर तो हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी बीमारी हुई है ना। बिना टेस्टिंग सैंपल के हम डॉक्टर को पता नहीं चलता। और उस सैंपल के अंदर क्या होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स ही तो होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी के क्या बाइंड बने हुए होंगे, है ना। तो उसी के द्वारा जो है पहचाना जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज हुई है, कौन सा रोग है। तो ये जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेक्निक। ऑलराइट, अभी हिंदी में भी देख लो इधर की, परीक्षण नमूने में मौजूद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखते हैं कि अब ये हम बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये, है ना। आपने बात तो कर ली कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वगैरह वगैरह, लेकिन बात करते हैं कि है क्या चीज़ ये कॉम्प्लीमेंट। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है मैडम। तो चलो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बहुत सारी प्रोटीन्स का एक क्या होता है, कलेक्शन होता है।
ठीक है। क्या होता है, कलेक्शन होता है बहुत सारी प्रोटीन्स का, है ना, जो कि एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती हैं। क्या करती है, एक दूसरे के साथ में क्रिया करती हैं। क्रिया क्यों करती है भाई, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी, इम्यूनिटी जो है प्रतिरक्षा आपको देनी है। आपके जो इम्यून सिस्टम है उसका ही तो पार्ट है सारी की सारी प्रोटीन्स। इम्यून सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है क्या एक्चुअल में, प्रतिरक्षा तंत्र कुछ भी नहीं है, प्रोटीन्स ही है। आपने पढ़ा था कि एंटीबॉडी किससे बनी होती है, मैंने डायग्राम भी बताया था, वाई शेप का डायग्राम, है ना, तो वो भी तो एक प्रकार की प्रोटीन ही थी। तो जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ही नहीं है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, और बहुत सारी प्रोटीन जब इकट्ठा काम करती है ना तो उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आपको जो है ये समझ में आया होगा आई होप। तो ये देखो, अब इसको देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स विच इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ में क्रिया करती हैं। टू इनिशिएट, किसको, प्रारंभ करने के लिए, ए सीरीज। और ये देखो, ये प्रोटीन्स ऐसे काम नहीं करेगी कि चाहे जो प्रोटीन आ रही है पहले ही, है ना, नहीं, ये एक सीरीज के रूप में काम करेगी। पहले जिसे आना होगा वो ही प्रोटीन आएगी पहले, ऐसे नहीं कि आना था बी प्रोटीन को आ गई डी प्रोटीन, ठीक है, आना था ए प्रोटीन को आ गई सी प्रोटीन, ऐसे नहीं। अगर सी प्रोटीन पहले आना है सी प्रोटीन को तो वो सी ही प्रोटीन आएगी, है ना, उससे पहले और कोई प्रोटीन नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से ये एक सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज होती है, क्या बोलते हैं, जिससे कि इनिशिएट होता है। कौन सा इनिशिएट होता है, डिफेंस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जिससे कि इम्यून सिस्टम को क्या करती है, असिस्ट करती है, इनिशिएट करती हैं और उस पैथोजन के खिलाफ, है ना। और ये क्या करती है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी मैंने बहुत डिटेल से पहले बता दिया, तो ये किसको बनाती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाती हैं। और क्या ऐड करती हैं, और एस्टैब्लिश करती हैं, स्थापित करती हैं। किसको स्थापित करती हैं, स्थापित करती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, है ना, इसको स्थापित करती है। एंगल्फिंग, एंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, है ना, निगलने को क्या कहते हैं, एंगल्फिंग करना, ठीक है। उसको खाती हैं, उसको खा जाती हैं। किसको खा जाती हैं, उसको जो एंटीजन है, पैथोजन है उसको, है ना, जो सेल है ना, जो डैमेज सेल है ना, उसको एंगल्फ करने में भी हेल्प करती हैं। डिग्रेडिंग एंड वॉशिंग देम अवे, मतलब कि जो भी एंटीजन है, एंटी पैथोजेंस हैं, उनको क्या करती हैं, डिग्रेड करने में और धोने में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये काम करती हैं, ये सारी की सारी एक साथ मिलकर सीरीज के अंदर काम करती है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द ब्लड और अटैच्ड नियर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मिलती कहाँ पर है भाई, ये जो है या तो ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर मिलेगी, या फिर जो है ये जो अपनी मेम्ब्रेन्स होती है ना, किसी भी ऑर्गेनल्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उसी के सेल के जो है पास में अटैच, है ना, मिलेगी। और ये है ना नीचे क्या बोलते हैं, हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में। और वैसे भी मैंने हिंदी में ही समझाया है, तो समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और लिखना है तो आप हिंदी में नीचे से देख के लिख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल रही थी ना अभी कि बहुत सारी प्रोटीन्स की जो है ये कलेक्शन होता है, तो इनमें से देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। C1 प्रोटीन, C2, C3, C4 प्रोटीन, और एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐसे ही होती हैं, है ना, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इसी वजह से इसको C से डिनोट करते हैं, C से दर्शाते हैं। अब ये CA हो गई, CA, C2, C3, C4, है ना, इस तरीके से। अब देखो इधर बॉक्स है, मैंने की नोट दे रखा है, और आपको पता ही है की नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन बनते हैं की नोट से जो मैं देती हूँ, है ना, तो इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है की नोट के अंदर कि ओनली एंटीजन अलोन और एंटीबॉडी अलोन कैन नोट फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अगर एंटीजन ओनली एंटीजन ही होगा, अकेला एंटीजन ही होगा, तभी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं बनेगा। अगर अकेला एंटीबॉडी होगा तो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं बनेगा। मतलब कि इसका जो लास्ट में अपन को मिलता है जो, वो क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का होना जरूरी है, तभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ऑलराइट। देन देखिए आगे, ये क्या दे रखा है आगे, इट इज़ अकर इन बोथ इन ह्यूमन बॉडी एंड इन विट्रो, मतलब कि ये दोनों ही तरीके से है ना मिल सकता है, कि ह्यूमन बॉडी में भी मिल सकता है और जो इन विट्रो है वहाँ पर भी मिल सकता है, जैसे कि लेब टेस्ट है ना, आर्टिफिशियल तरीके से। चलो तो आगे देखते हैं। अब देखिए डायग्राम दे रखा है मैंने, और इसमें देख रहे एक कैस्केड बना हुआ है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो सबसे शुरू में क्या होता है, सबसे शुरू में ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या होती है, रिएक्शन होती है। जब एंटीजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो क्या होगी, एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनेगी, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का होगा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होगा, क्रिया होगी आपस में, तो एक क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में हो गया ये, देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में दोनों बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ में, मतलब कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स किस नाम से जाना जा रहा है, C1 कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब कि जो प्रोटीन है यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों जो एंटीबॉडी एंटीजन है ना, इस कॉम्प्लेक्स में साथ में बाइंड कौन सी प्रोटीन होगी, सबसे पहले C1 प्रोटीन आके बाइंड होगी, सॉरी C1 जो प्रोटीन है वो बाइंड होगी आके इस है ना कॉम्प्लेक्स से, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में, जिससे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, C1। अब ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स क्या कहला रहा है, C1 कॉम्प्लेक्स कहला रहा है। अब देखिए आगे, अब जो है यहाँ पर C1 कॉम्प्लेक्स आता है, और यहाँ पर क्या होता है, C1 कॉम्प्लेक्स आते ही ये C1 कॉम्प्लेक्स किसको कर देता है, इसको क्लीव कर देता है, इसको तोड़ देता है, दो भाग में तोड़ देता है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, एक भाग इधर है एक भाग इधर है, तो क्या बना लेता है, दो टुकड़े बना लेता है, दो खंड बना लेता है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, C2A C4B फ्रेगमेंट कर रहे हैं इसको। तो आपको इनको याद रख लेना कि C1 के बाद में कौन सी प्रोटीन्स आ रही है, क्योंकि दो भाग में बट गई। अब दो भाग क्या नाम दे रहे हैं इनको, दो भाग को C2A और C4B दे रहे हैं। अब देखिए आगे जो है, अब ये C2A और C4B आपस में बाइंड करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, और एक तीसरा जो है C3 कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब C3 कॉम्प्लेक्स को क्लीव करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है C3 कन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। अब C3 कन्वर्टेज, कन्वर्टेज का मतलब होता है ये एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C3 हाइड्रोलाइसिस में कन्वर्ट कर देता है। अब C3 हाइड्रोलाइसिस जो है ये एक एंजाइम है ये भी, और ये आगे जो है चल के क्लीव कर देता है इस C3 कॉम्प्लेक्स को दो भाग में, जिसको कि क्या नाम दे रहे हैं, C3B और C3A फ्रेगमेंट है ना, खंड का नाम दे रहे हैं। अब ये जो है ना आगे चल के ये कॉम्प्लेक्स है C5 कॉम्प्लेक्स आगे बना हुआ है, इसके साथ में C3B बाइंड हो जाएगा, और C3A जो है ना ये बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब कि C3A को तो रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जबकि C3B बाइंड हो जाएगा किसके साथ में, C5 कॉम्प्लेक्स में साथ में बाइंड हो जाएगा। अब जो C3B बाइंड हुआ ना C5 के साथ में, अब ये C3B क्लीव कर देता है, काट देता है दो खंडों में, किसको, C5 को। किस किस में काटता है या किस किस में तोड़ता है, C5A और C5B के अंदर, मतलब कि C3B किसके अंदर तोड़ता है इसको, C5A और C5B के अंदर तोड़ देता है। अब देखो, अब यहाँ पर C5A जो है ये रिमूव कर दिया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, और बचेगा क्या, C5B। अब ये C5B जो है ना खंड, ये जो लास्ट में जो है ये जाके बाइंड कर जाएगा किसके साथ में, C6 C7 C8 C9 प्रोटीन्स के साथ में बाइंड हो जाएगा, और एक साथ टुगेदर किसको फॉर्म करेगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, इतनी सारी क्रिया होने की, इतनी सारी रिएक्शन क्यों हो रही है, इस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है भाई, लास्ट में जो है ना ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यही जाकर उस एंटीजन की जो वॉल है, उस एंटीजन की जो क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन की वॉल है,
उसको उसके ऊपर अटैक करेगा, उसमें छिद्र कर देगा, है ना, जिससे कि क्या हो जाएगी, उस एंटीजन उस पैथोजन की क्या पूरी की पूरी क्रिया जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका ये खात्मा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, मर जाएगा उसको, है ना। इसी वजह से ये सारी की सारी क्रिया हो रही है, अदरवाइज इनके कुछ भी जरूरत नहीं होती अगर उसको नहीं करना होता ना ख़त्म। तो देखो लास्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जाके देखो अटैक कर रहा है ना, ये एक साथ ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, ये देखो एंटीजन है ना, एंटीजन या पैथोजन, उसकी जो सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे कि उसकी कोशिका भित्ति के अंदर क्या हो गया, पोर हो गया। पोर को क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। तो पोर हो जाने के बाद में आप जानते हैं पूरी की पूरी सेल ब्रस्ट हो जाती हैं, स्वेल होकर ब्रस्ट हो जाती हैं, जिससे कि उसका पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है और वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मतलब कि उसमें अब डिजीज़ करने की क्षमता नहीं होगी, मतलब कि अपनी जो बॉडी है वो एकदम हेल्थी हो जाएगी। इसी वजह से देखो इधर आप ये जो है ये इमोजी देख रहे होंगे, ये खुश हो गया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाकर एंटीजन को मार दिया, जबकि ये देखो एंटीजन वाली सेल जो है देखो किस तरीके से रो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो हो गया ख़त्म। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया एक तरफ से की पूरी प्रोसेस। अब बात करते हैं इसके उपयोगिता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्स फिक्सेशन की, किस किस में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले वासरमैन टेस्ट होता है, एक वासरमैन टेस्ट होता है एक, उसके लिए जो है ये उसमें यूज़ में ले सकते हैं। वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है ये, किसके लिए, डिटेक्शन किसके लिए, सिफिलिस जो डिजीज़ होती है ना, सिफिलिस आपने सुना होगा, सिफिलिस बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, ट्रिपनोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से सिफिलिस एक डिजीज़ हो जाती है। उसके एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, उसके एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए वासरमैन टेस्ट होता है, और वो किसकी वजह से किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गया इसके अंदर एप्लीकेशन, उपयोगिता। दूसरा हम कर सकते हैं कि हम डिटेक्शन कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती है ना उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनी, बोर्डेटेला पायटोसिस, इन सभी के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस, है ना, एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इधर मैंने हिंदी में दे रखा है। तो ये मैंने आज क्या कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को भी कंप्लीट कर दिया है, और आपको जो है आपको समझ में भी आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार नज़र हम अपने जो सिलेबस है उसकी तरफ भी डाल ही लेते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक मैंने पहले ही करा दिया, थर्ड अपना टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो गई थी, उसके डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया था, एग्लूटिनेशन पिछले ही लेक्चर में हमने देख लिया था। अब आज हमने कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन हमने देख ली है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन के साथ ही आज हमने कंप्लीट कर लिया इसको, और बचा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बचा है और फेगोसाइटिसिस बचा है। दो ही चीज़ बची है तीसरे टॉपिक कंप्लीट होने में, जो कि अगले ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी। और आप लगातार रूप से बने रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।